चलो, वेलकम एवरीवन। शुरू करते हैं। अभी हमने क्या कर लिया, वाटर डिमांड कर लिया और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर लिया। ये दो टॉपिक्स हो गए हमारे। अब शुरू करते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर। ठीक है ना। तो सोर्सेस ऑफ वाटर में क्या है कि जनरली एक ओवरव्यू देता हूँ आपको। दो सोर्सेज होते हैं हमारे पास, एक सब सरफेस सोर्स है और एक सरफेस सोर्स है। तो सरफेस सोर्स का पोर्शन है जैसे कि जो आप रिवर से, लेक से वाटर स्टार्ट करते हो, वो सब पार्ट है हमारा हाइड्रोलॉजी या इरीगेशन का। ठीक है ना, वो वहाँ पे देखना, वहाँ पे देखा जाएगा। मतलब अभी चलते हैं इन्वायरमेंटल का पर्सपेक्टिव है हमारा। सब सरफेस सोर्स मेनली होते क्या है, एक्यूफायर से ही आते हैं सब सरफेस सोर्स। एक बार जनरल बाइफर्केशन देख लेते हैं एक सरफेस का कैसे कैसे होता है, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ लेता है। अब ध्यान देना, ये जो जोन है मेरा, नीचे से चलता हूं मैं, ये है मेरा जोन ऑफ रॉक फ्लोएज। इस जोन को हम बोलते हैं जोन ऑफ रॉक फ्लोएज। एक मिनट होल्ड ऑन। स्क्रीन पे आ रहा है ना? चलो ठीक है। ये हो गया जोन ऑफ रॉक फ्लोएज। जोन ऑफ रॉक फ्लोएज में क्या होता है कि इस जोन में कोई भी हमें ऐसा वाटर प्रेजेंट नहीं रहेगा कि जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सके। जहां पे इंटरनल वाटर होता है वो हमारे किसी यूज का नहीं है कि उसको हम निकाल नहीं सकते हैं। देखो नाम से ही क्लियर है, जोन ऑफ रॉक फ्लो एज, रॉक फ्लो कर रहा है, बस रॉक और रॉक ही है, वहां पे कोई पानी अवेलेबल नहीं है। दूसरा जोन होता है जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर, यानी कि रॉक में फ्रैक्चर से इसमें पानी है, ऐसे याद रखो। इस वाले जोन को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। ठीक है ना। अब जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर में भी दो डिवीजन है। पहला है जोन ऑफ सैचुरेशन और दूसरा है जोन ऑफ एरेशन। जोन ऑफ सैचुरेशन क्या होता है हमारा, जोन ऑफ सैचुरेशन पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे वहां सैचुरेशन वन है, ये हमारा वाटर टेबल है। ठीक। अब उसके ऊपर होता है कैपिलरी फ्रिंजेस आते हैं, तो ये क्या है, कैपिलरी वाटर है यहाँ पे। अब ये जोन याद रखना कि जो सॉइल वाटर है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे कैपिलरी वाटर होते हैं, कैपिलरी फ्रिंज है। ऊपर वाले में जहाँ पेड़ पौधे लगे रहते हैं, जो सॉइल में नमी रहती है, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। पानी यहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, वाटर टेबल जहाँ पे होता है वहां से एक्सट्रैक्ट होता है। कैपिलरी वाटर को भी हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, याद रखना। कैपिलरी वाटर है, बस वो सैचुरेशन को तुम्हारे वन कर दे रहा है, पर वहां से पानी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। और ये वाला जोन जो है इसको वाडोज जोन कहते हैं। ये वैसे तो ये पूरा ही जो सस्पेंडेड वाटर है, देखो दो बताया तुम्हें, एक बताया मैंने जोन ऑफ सैचुरेशन, और जोन ऑफ एरेशन को हम वैडो जोन भी कहते हैं। जोन ऑफ एरेशन फर्दर क्लासिफाइड है तीन पार्ट में, जिसमें एक आता है कैपिलरी जोन, दूसरा है इंटरमीडिएट जोन, ऊपर है सरफेस जोन बोल दो या सॉइल वाटर बोल दो, एक ही चीज है। समझ गए? तो ये चीज रखना, ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कहां से हम पानी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, वो क्या होता है, जोन ऑफ रॉक फ्लोएज। जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर से पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें दो पार्ट है, जोन ऑफ एरेशन और जोन ऑफ सैचुरेशन। जोन ऑफ सैचुरेशन से ही पानी पूरा एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। जोन ऑफ एरेशन को वापस से तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्या क्या है, कैपिलरी जोन है, और चलो बताओ इंटरमीडिएट जोन है, उसके बाद जो सरफेस का जोन है मेरा, जो कि सॉइल वाटर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब जोन ऑफ एरेशन को हम और क्या बोलते हैं, वैडोज जोन बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए, एक आध नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि। अब अगला, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। जनरली पढ़ते हैं हम चार जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस पढ़ते हैं। एक एक्यूफर पढ़ते हैं, एक सेकेंड, ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, चार जियोलॉजिकल फॉर्मेशन पढ़ते हैं। कौन कौन से, पहला है एक्यूफर्स, दूसरा क्या है, एक्यूक्लूड बोल दो, तीसरा एक्वीफ्यूज, और चौथा एक्यूफर हो गया, एक्यूक्लूड, एक्यूफ्यूज और एक्यूटार्ड। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और शायद इस बार गेट में भी क्वेश्चन आता है, ये एक्यूक्लूड पे आया था क्वेश्चन। हाँ चलो देखते हैं। अब एक्यूफर क्या है, एक्यूफर एक ऐसा फॉर्मेशन है जहां से बहुत हाई परमेबिलिटी होगी, और परमेबिलिटी और ये डिस्चार्ज का कंसेप्ट समझाता हूं, ऐसे समझो कि एक्यूफर से ही पानी निकालते हैं, क्योंकि वहां पे डिस्चार्ज हमें क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। ठीक। एक्यूक्लूड से, अभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कौन सा परमिएबल है, कौन सा पोरस है। तो एक्यूफर जो होता है, डिस्चार्ज ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ, डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, मतलब परमेबिलिटी ज्यादा है, वहां से पानी ज्यादा निकाल सकते हैं, तो परमेबिलिटी ज्यादा होगी।
और देखो एक्यूफर जो होता है उसमें रिटेंशन पावर जो होती है, रिटेंशन उसकी यानी कि पानी को स्टोर करना है, वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे पोरोसिटी जो होगी ज्यादा होगी। ठीक। अब आते हैं एक्यूक्लूड पे। एक्यूक्लूड को याद रखना, क्लूड मतलब क्या? क्ले। क्ले। क्ले पोरस होता है क्या? होता है। क्ले बहुत ज्यादा पोरस होता है, तभी तो क्ले पानी बहुत ज्यादा अपने अंदर स्टोर कर सकता है ना। क्ले पोरस होता है तो इसकी पोरोसिटी बहुत हाई होगी। अब बात करते हैं परमेबिलिटी की। क्ले परमेबल होता है क्या? हाँ होता है। क्ले परमेबल होता है पर ज्यादा मतलब परमेबिलिटी उसकी लो होती है। तुम एक बार क्ले से बहुत ज्यादा, जैसे कि ऐसे मान लो कि ये हमारे पास रखा हुआ है क्ले, ये रखा हुआ है सैंड, यहाँ पानी डाल के देखना है, पानी डाल के देखना, ज्यादा डिस्चार्ज कहाँ से मिलेगा? यहाँ से ज्यादा डिस्चार्ज मिलेगा और यहाँ से कम मिलेगा। ठीक है ना। तो एक्यूक्लूड क्या हो गया? पोरस हुआ क्या? एक्यूक्लूड क्या हुआ? कम पोरस तो बहुत ज्यादा हुआ, परमेबल हुआ क्या? लेस परमेबिलिटी होती है। एक्यूफ्यूज, इसको याद रखना, फ्यूज से याद रखना। फ्यूज मतलब खत्म, कुछ नहीं है। तो यानी कि परमेबिलिटी कम है और पोरोसिटी भी कम है। अब आता है एक्यूटार्ड। एक्यूटार्ड में क्या होता है? इसमें परमेबिलिटी ज्यादा, जब एक बचा वही हो गया, परमेबिलिटी ज्यादा होती है और पोरोसिटी कम होती है। ठीक है ना। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। स्टार मार्क कर दे रहा हूं मैं, रिवाइज करवाता हूं वापस से। एक्यूफर्स में क्या होता है? एक्यूफर्स डिस्चार्ज बहुत ज्यादा देगा, पानी को स्टोर बहुत ज्यादा कर लेता है। डिस्चार्ज ज्यादा तो परमेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। स्टोर ज्यादा कर सकता है पानी, इसका मतलब पोरोसिटी ज्यादा है उसकी। एक्यूक्लूड, क्लूड बोले तो क्ले, क्ले का मतलब परमेबिलिटी क्या हो गई उसकी? कम हो गई, क्योंकि क्ले तो परमेबल होता नहीं है मेरा, और क्ले पानी स्टोर करता है, करता है, तो पोरोसिटी हाई होगी। अब आते हैं एक्यूफ्यूज पे। एक्यूफ्यूज, फ्यूज मतलब कुछ नहीं, पोरोसिटी भी कम है, परमेबिलिटी भी कम है। फिर एक्यूटार्ड का जो बच्चा वो। अब डार्सीज लॉ जानते हो सब, फिर भी बता देता हूं क्या होता है। डार्सीज लॉ में क्या है? वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इंटू आई। आई क्या है मेरा? परमेबिलिटी है। और आई क्या है? एच एल बाई एल, है ना। पढ़ते हैं ना, हेड लॉस अपॉन में लेंथ कितना किया, वही। ठीक है ना। चलो, Q इज इक्वल टू के आई है, यहीं से डिराइव हुआ है। क्यों? Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। के आई हो गया मेरा वेलोसिटी, ए क्या हो गया मेरा? एरिया। ठीक है ना। अब ट्रांसमिसिबिलिटी, ये क्वेश्चन जनरली पूछता है। ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होती है? फ्लो पर यूनिट विड्थ इज नोन एज ट्रांसमिसिबिलिटी। मतलब कि डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, यानी कि डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। ठीक है ना। डिस्चार्ज को हम क्या बोलते हैं? के आई ए पर यूनिट विड्थ, यानी कि बी कर देते हैं। ठीक है ना। यानी कि के आई ए क्या हो गया मेरा? मान लो है बी इंटू डी, ये क्या हो गया? बी। तो बचा क्या? के आई इंटू डी। सपोज करो कि आई मेरा जो है ये 1 है, तो ट्रांसमिसिबिलिटी क्या हो गया? के डी, याद रखना। ठीक है ना। तो ऐसे जनरल याद रखोगे, फ्लो पर यूनिट विड्थ इज नोन एज ट्रांसमिसिबिलिटी, इजी पड़ेगा। तो व्हाट इज ट्रांसमिसिबिलिटी? ट्रांसमिसिबिलिटी इज फ्लो पर यूनिट विड्थ। अब आते हैं स्पेसिफिक यील्ड एंड स्पेसिफिक रिटेंशन पे। इसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको क्लियर करने के लिए डायग्राम से समझाता हूं तुम्हें। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, कोई फिगर स्केल पे नहीं है, है ना। ठीक। चलो, अब ये मान लो ये वाटर टेबल, प्रेजेंट वाटर टेबल है मेरा ग्राउंड का, ये वाला। ठीक है ना। अब इसमें से हमने कुछ डिस्चार्ज निकाल लिया Q। अब वाटर टेबल ये कहां चला जाएगा? ये वाटर टेबल आ गया यहां पे। पहले कहां पे था? पहले था यहां पे। तो बात करते हैं स्पेसिफिक यील्ड की। स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन। स्पेसिफिक यील्ड क्या हो गई? हम कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये वाला वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल पाए अपॉन में टोटल वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम यील्डेड अपॉन में टोटल वॉल्यूम। स्पेसिफिक रिटेंशन क्या हो गया? कितना पानी वहां पे रिटेन कर गया, ध्यान सुनना, कितना पानी वहां पे रिटेन कर गया, वॉल्यूम रिटेन अपॉन में टोटल वॉल्यूम, स्पेसिफिक रिटेंशन हो गया। एग्जाम पर्पज के लिए ये भी याद रखो, डेरिवेशन तो अभी नहीं बता पाऊंगा मैं। स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू पोरोसिटी इंटू सैचुरेशन।
सैचुरेशन यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि 1 है, तो स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू पोरोसिटी। ठीक, ये इरिगेशन में भी मैं बताऊंगा मैं, क्योंकि इरिगेशन का भी कंटेंट है ये। तो क्या हो गया, स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू पोरोसिटी। ठीक है, अब एक वेल में से यील्ड का मतलब कितना पानी हम निकाल सकते हैं, कैसे कैसे पता लगाएंगे कि वेल का यील्ड क्या होगा। दो मेथड है, फील्ड मेथड है ये, पंपिंग मेथड है, और दूसरा है रिकर्परेशन मेथड। ठीक है ना, अब पंपिंग मेथड रिकर्परेशन मेथड इसे भी देख लो। रिकर्परेशन मेथड इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, पूछे भी जाएंगे। तो चलो पहले एक वेल का फॉर्मेशन बताता हूं। चलो ये एक वेल है और ये उस पे वाटर टेबल है। ठीक है ना, हमने क्यू अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज यहां से निकाल लिया, तो वाटर टेबल नीचे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। वाटर टेबल मान लो आ गया यहाँ पे। ठीक, तो ये चीज क्या हो गई, ये हो गई ड्रॉ डाउन, ये एस है मेरा ड्रॉ डाउन। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना, Q इज इक्वल टू सी एस, सी मेरा वेल कांस्टेंट है, ए है एरिया और एस है ड्रॉ डाउन मेरा। तो सी क्या हो जाएगा, Q अपॉन में ए एस। ठीक, अब क्या पूछेगा, मुझे डिस्चार्ज पूछेगा किसी दूसरे ड्रॉ डाउन पे, फिर से लगा, तो Q डैश पूछ रहा है, कोई और वैल्यू ड्रॉ डाउन दी हुई है, क्या हो जाएगा सी ए एस डैश, एस डैश ड्रॉ डाउन दी हुआ है, सी हम निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है ना, इसे याद रखना। अब इसमें पंपिंग मेथड में दिक्कत क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ही पानी हम निकालेंगे, वेल से पानी निकालेंगे, ड्रॉ डाउन होगा, जब तक तुम ये सब करोगे वापस से पानी ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि हमें जब तक पानी निकालना होता है, जब तक मुझे एक कांस्टेंट ड्रॉ डाउन ना मिल जाए, क्योंकि फॉर अ लॉन्ग टाइम जब तुम पानी निकालते रहोगे तो ड्रॉ डाउन आके एक जगह रुक जाएगा, उसके बाद पानी का लेवल वापस से ऊपर नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। तो डिस्चार्ज हम कब तक निकालते हैं, जब तक एक कांस्टेंट ड्रॉ डाउन ना मिल जाए, लिख देता हूं मैं, जब तक हमें कांस्टेंट ड्रॉ डाउन ना मिल जाए। ठीक है ना, कभी कभार ये बहुत लंबा समय ले सकता है, इसके लिए हमारे पास रिकर्परेशन टेस्ट। अब रिकर्परेशन टेस्ट में क्या होता है, चलो इसमें भी वेल है मेरे पास, ये है मेरा वेल, ये है प्रेजेंट में वाटर टेबल मेरा कितना है, ये है। ठीक है ना, हमने कुछ डिस्चार्ज निकाला, क्यू अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज निकाला, वाटर टेबल यहां आ जाएगा। ठीक, अब देखो इस बार वापस से क्या करेगा, वाटर टेबल नीचे आया, वापस से वो ड्रॉ डाउन घटेगा, यानी कि ये वाटर टेबल का लेवल ऊपर बढ़ेगा जैसे डिस्चार्ज निकाला। मान लो एट टाइम t इज इक्वल टू T1 पे ड्रॉ डाउन था मेरा S1, एट टाइम t इज इक्वल टू T2 पे ड्रॉ डाउन कितना है मेरा, t इज इक्वल टू T2 पे ड्रॉ डाउन है मेरा S2। ठीक, तो यहां पे ड्रॉ डाउन देखो, ये होती है ड्रॉ डाउन, जो पहले लेवल थी वहां से जहां तक चला गया, ये होता है मेरा ड्रॉ डाउन। ठीक है ना, टाइम टी इज इक्वल टू टी वन में ड्रॉ डाउन था S1, टाइम टी इज इक्वल टू T2 पे हो गया ड्रॉ डाउन मेरा S2। तो इसमें वेल कांस्टेंट सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, फॉर्मूला है 1 अपॉन में टी, जो कि टाइम, ये टी टाइम में, टी क्या हो गया मेरा, टी हो गया मेरा T2 माइनस T1, जितने टाइम में वो ड्रॉ डाउन वहां से वहां तक गया जहां पे निकालना है। ठीक है ना, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एल एन में S1 बाई S2। ठीक, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना इसे। और मुझे पूछेगा डिस्चार्ज बताओ, किसी गिवन ड्रॉडाउन पे डिस्चार्ज कितना आ जाएगा, अगर इतना ड्रॉडाउन हो गया तो क्यू डैश इज इक्वल टू सी ए एस डैश, और सी क्या है मेरा 1 अपॉन में टी एल एन S1 बाई S2 मल्टीप्लाई बाई एरिया इंटू एस डैश। ठीक, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। चलो अब बात करते हैं थीम्स थ्योरी एंड ड्यूपिट्स थ्योरी की। ठीक, अच्छा थीम्स ने अपनी थ्योरी किस एक्यूफायर के लिए दिया था और ड्यूपिट्स ने किसके लिए दिया था, ये भी जानना जरूरी है। एक ट्रिक बताता हूं, उससे रखना, दो चीजें रखना, टीसी टिकट कलेक्टर, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी। थीम्स थ्योरी ने दिया था अपना कंसेप्ट कन्फाइंड एक्यूफायर्स के लिए, कन्फाइंड एक्यूफायर्स के लिए, और ड्यूपिट्स ने दिया था अनकन्फाइंड के लिए।
ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में आर्टिशियन एंड नॉन आर्टिशियन करके भी लिखा होगा, तो कन्फाइंड क्या हो गया, आर्टिशियन वेल हो गया, अनकन्फाइंड क्या हो गया, नॉन आर्टिशियन वेल हो गया। तो ये भी याद रखना। तो वैसे तो थीम्स ने दिया था अपनी थ्योरी कन्फाइंड के लिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में अनकन्फाइंड के लिए निकलवाएगा तो आप निकाल देंगे, प्रोसीजर वही रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो पहले कन्फाइंड एक्यूफायर्स क्या होते हैं, अनकन्फाइंड एक्यूफायर्स क्या होते हैं, इतना तो आइडिया होगा, सब पढ़ के आए हो, फिर भी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। कन्फाइंड एक्यूफायर्स वो एक्यूफायर्स होते हैं, जैसे कि मान लो अगर मैं बस एक वेल बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना, ये वहां का प्रेजेंट वाटर टेबल है, सॉरी, ये वाटर टेबल लेवल है, इसमें प्रेशर क्या लग रहा है, किसी पॉइंट पे वेल के ऊपर प्रेशर क्या लगेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा। एटमॉस्फेरिक जब पीजोमीटर लगाओगे तो जो राइज होगा वो कितना होगा, जो उस पॉइंट पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा उतना राइज होगा, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो, ये जो चीज है एक एक्यूफ्यूज एक्यूक्लूड का लेयर है, ठीक है ना, वेल को इसके भी अंदर पेनिट्रेट किया गया है, यहां तक पेनिट्रेट किया गया है, तो इसके वजह से एक प्रेशराइज फ्लो होता है, और अपना यहाँ पे जो तुम्हारा प्रेशर आता है वो इस प्रेशर से ज्यादा आएगा, ये डिफरेंस है। बेसिक बस इतना याद रख लो, अगर अनकन्फाइंड बोला होगा तो पानी को इस लेयर के नीचे, अरे वेल को इस लेयर के नीचे नहीं डालेंगे, ऊपर ही रहेगा। अगर कन्फाइंड बोलेगा तो जो मेरा वेल होता है इस वाले लेयर के नीचे होता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं ना। थीम्स ने किसके लिए दिया था, कन्फाइंड एक्यूफर्स के लिए। सीधे फॉर्मूला बता रहा हूं, डेरिवेशन तो अभी नहीं करवाऊंगा, फॉर्मूले से काम चल जाएगा तुम्हारा। ये मान लो, अच्छा इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन वेल लेते हैं हम, ये हमारा मेन वेल है जिससे हम डिस्चार्ज निकाल रहे हैं, प्लस दो ऑब्जर्वेशन वेल लगाते हैं, जैसे कि ये एक ऑब्जर्वेशन वेल है, ये एक ऑब्जर्वेशन वेल है, ठीक। और ये क्या है, मेरा मेन वेल से डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। जब यहाँ पे क्यू डिस्चार्ज निकालेंगे तो क्या होगा, ड्रॉ डाउन होगा, एस का ड्रॉ डाउन होगा। मान लो कि ये वाला जो लेवल था वो इनिशियल वाटर टेबल का लेवल था, जैसे ही हमने क्यू डिस्चार्ज निकाला वो कहां पहुंच गया, यहाँ पे। इस वजह में ड्रॉ डाउन क्या हो गया, एस का ये ड्रॉ डाउन हो गया, ठीक। इनिशियल वाटर लेवल ये है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन वेल के बेसिस पे करते हैं कैलकुलेशन। जैसे ये इनिशियल वाटर टेबल है, अब ये रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस का कर्व है, ठीक है ना, और ये वाली जो चीज है वो क्या है, ये रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, जो कि सेंटर ऑफ वेल से लेते हैं सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन वेल तक लेते हैं। ये हो गया इसका ड्रॉ डाउन, ठीक। तो फॉर्मूला बताता हूं तुम्हें डिस्चार्ज का, चलो। थीम्स थ्योरी में फॉर्मूला होता है 2 पाई के बी क्या है मेरा, बी इस वाले लेयर की जो विड्थ है वो है मेरी बी, ठीक है ना, जो बीच में एक एक्यूफ्यूज जा रहा है उसका। 2 पाई के बी एच माइनस एच डब्ल्यू। देखो इसमें तुम बस इस ऑब्जर्वेशन वेल का और इस ऑब्जर्वेशन वेल का, इस वाले ऑब्जर्वेशन वेल का और इस वाले का डिफरेंस लेना है, एच माइनस एच डब्ल्यू लेना है, ठीक है ना। एच वन माइनस एच टू से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, एच वन माइनस एच टू अपॉन में एल एन ऑफ आर वन बाई आर टू। समझ आया। अब इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 2 पाई के बी, सॉरी यार एक चीज का लिख दिया मैंने, ये एच टू माइनस एच वन है, ये क्या हो गया, आर टू बाई आर वन। 2 पाई के बी एच टू माइनस, ये वाला एच भी ले सकते हैं, एच नॉट अपॉन में एल एन ऑफ आर टू बाई आर वन, ठीक है ना। तो ये है क्या, एच टू माइनस एच वन है क्या, ड्रॉ डाउन। ये क्या है, ड्रॉ डाउन। और बाकी हम इसमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन सीरीज में इस पे क्वेश्चंस मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें आना और क्लियर होगा। अभी के लिए जिन्होंने पढ़ रखा है एक बारी वो तो समझ रहे होंगे, बाकी सब क्योंकि डेरिवेशन तो मैंने बताया नहीं अभी आपको उतने अच्छे से, आपको कुछ लोगों को क्लिक नहीं कर रहा होगा ये चीज, ठीक है ना। चलो तो क्या हो गया, 2 पाई के बी एच टू माइनस एच वन अपॉन में एल एन ऑफ आर टू बाई आर वन, इस तरीके से थीम्स का फॉर्मूला है। अब ड्यूपिट्स का फॉर्मूला क्या है, ड्यूपिट डिस्चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला है पाई के एच स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर होल अपॉन में एल एन ऑफ आर बाई आर, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। के क्या है, परमेबिलिटी है। एच मेरा ये है जो इनिशियल वाटर टेबल था,
स्मॉल एच क्या है मेरा, ये है जो अभी वाटर गिर के आ गया है, और ये एच स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर है अपॉन में आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है सेंटर ऑफ द वेल से लेके यहां तक का, और स्मॉल आर क्या है, ये रेडियस ऑफ द वेल है। ठीक है ना, ये ड्यूपिट थ्योरी हो गया। चलो अब अगला टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ वेल। दो वेल जब इंटरफेयर करते हैं, इसको ध्यान समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं। जैसे मान लो दो वेल्स हैं, ठीक है ना, ये दो वेल्स हैं, ये दोनों की बीच की दूरी जो है डी है, ठीक। अब जैसे इस वेल से मैंने डिस्चार्ज निकाला, ये वेल नंबर 1 है, ये वेल नंबर 2 है, Q1 डिस्चार्ज निकाला, Q2, Q1 Q2 बराबर है, ठीक है ना। तो इसका जो वाटर टेबल होगा ये है, इनिशियल वाटर टेबल मान लो ये था, ठीक। जैसे हमने निकाला तो आप ये देख रहे हो कि जो इस वाले वेल का जो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस का कर्व था, वो दूसरे वाले वेल से जाके क्रॉस कर रहा है उसको। इसका क्या मतलब हुआ कि जो डिस्चार्ज इंडिविजुअल वेल होता वो ज्यादा दे रहा होता, यहां पे डिस्चार्ज से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया। क्वेश्चन में आपसे निकलवा सकता है कि इसका डिस्चार्ज क्या होगा, Q1 या Q2 क्या होगा। यहाँ पे क्या है, Q1 इज इक्वल टू Q2 मानना है मैंने, ठीक है ना। तो Q1 का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, अगर हम थीम्स लगा रहे हैं या फिर ड्यूपिट्स लगा रहे हैं, कोई भी लगा दूंगा, चलो थीम्स लगा देता हूँ पहले, ठीक है ना। 2 पाई, थीम्स किसमें लगेगा, अगर कन्फाइंड दिया हुआ है तभी थीम्स लगाना, कहीं भी थीम्स नहीं लग जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया कि एक कन्फाइंड वेल है जहां पे दोनों का रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यानी कि इंटरफेयर कर रहा है। तो 2 पाई KB H माइनस HW ln ऑफ, इतना तो हमें पता था कि क्या होता था, R अपॉन में RW। अब ये मल्टीप्लाई होता है एक फैक्टर से R अपॉन में D से, ठीक। ये हमने लगाया है थीम्स क्योंकि कन्फाइंड था, अगर अनकन्फाइंड दिया होता तो ड्यूपिट लगाते, और ड्यूपिट लगाते तो क्या लिखते, 2 पाई के, सॉरी 2 तो होता नहीं इसमें, पाई के एच स्क्वायर माइनस HW का स्क्वायर हो डिवाइडेड बाई ln R अपॉन में RW मल्टीप्लाई बाई R बाई D। ये हो जाता मेरा ड्यूपिट्स, ठीक। अब एक समझने वाली चीज ये है कि जो डिस्चार्ज यहां से आएगा, ठीक है ना। अब मान लो कि एक वेल है तुम्हारे पास, बस एक अकेला सिंगल वेल है, ये वाला वेल नहीं है मेरे पास, सिंगल वेल है ना। वहां से जो डिस्चार्ज आएगा वो ज्यादा होगा, या जो इन दोनों में से जो एक वेल Q1 कोई एक डिस्चार्ज आ रहा है वो ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा आप सोचो, बिल्कुल सही, डिस्चार्ज ज्यादा होगा उस सिंगल वाले वेल में। क्यों, क्योंकि उसका ये रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कर्व जो है वो एक दूसरे इंटरफेयर नहीं कर रहा है। इंडिविजुअल डिस्चार्ज की बात करें तो क्या ज्यादा होगा, उस वाले का ज्यादा होगा। लेकिन टोटल डिस्चार्ज की बात करें तो यहाँ पे दोनों वेल से मिला के टोटल डिस्चार्ज Q1 प्लस Q2 मिल रहा है, तो टोटल डिस्चार्ज की बात करें तो इसमें ज्यादा होगा, समझी। तो मैं ये लिख दे रहा हूं कि जैसे मान लो लेट Q बी द डिस्चार्ज फॉर सिंगल वेल, लेट Q बी द डिस्चार्ज फॉर सिंगल नॉन इंटरफेयरिंग वेल, Q मान लो, तो Q1 विल बी लेस देन Q, लेकिन Q टोटल जो कि क्या है Q1 प्लस Q2 है विल बी ग्रेटर देन Q, ठीक है ना। इसको भी दिमाग में रखना एक बार। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। इनफिल्ट्रेशन गैलरीज में क्या है कि कुछ नहीं होता है, जैसे कि मान लो ये एक गैलरी है मेरा, ये मेरा वाटर टेबल का लेवल है, ठीक। यहाँ पे ग्राउंड है, ये वाटर टेबल का लेवल है, ये कुछ काफी डेप्थ होता है, 2-3 मीटर के डेप्थ पे होता है, ठीक है ना। यहाँ पे छोटे छोटे स्लॉट्स बने होते हैं और ये पानी को यहां से लेता है, इस तरीके का होता है। ये लेंथ है मेरा L मान लो, ठीक है ना। ऐसा कुछ होता है इनफिल्ट्रेशन गैलरीज की। जनरली जो वाटर टेबल होता है इसमें एक्यूफर्स में क्या होता था कि नीचे से हम निकाल लेते थे, यहाँ पे वाटर टेबल
ये अगर मेरा वाटर टेबल है, ये कभी कभार क्या होता है कि दोनों साइड मेरे वाटर टेबल होते हैं, तो जो भी डिस्चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे वो इधर भी होल्स रहेगा, इधर से आ जाएगा, कुछ ऐसा होता है मेरा इनफिल्ट्रेशन गैलरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फॉर्मूले मत याद करना, क्योंकि जो तरीका मैं बता रहा हूँ बिना फॉर्मूले याद किए भी आपका काम चल जाएगा। जैसे कि मान लो ये देखो, ये वाला पोर्शन ये है, और जहाँ पे वाटर टेबल ये रेडियस वाला पोर्शन है, और ये वाला वाटर टेबल यहाँ पे है, ठीक है ना। इसको मान लो ये एच डब्ल्यू जो कि हाइट ऑफ गैलरी है, और ये क्या है, कैपिटल एच क्या है मेरा, बेस से लेके वाटर टेबल जहां तक था वो है कैपिटल एच। ये मेरा आर रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। तो हमें पता है कि डिस्चार्ज क्या होता है, क्यू, क्यू होता है मेरा के आई ए। आई क्या होता है, एच एल बाई एल, हेड लॉस अपॉन में लेंथ। तो यहाँ पे हेड लॉस कितने का हो गया, एच माइनस एच डब्ल्यू का हेड लॉस हुआ यहाँ पे, तो के इंटू एच माइनस एच डब्ल्यू, कितनी दूरी के बीच में, आर के बीच में, ये हो गया आर। एरिया क्या हो जाएगा मेरा, एरिया निकालने के लिए इसका एवरेज ले लेते हैं, ठीक है ना, कहीं इस वाले वैल्यू को निकाल देते हैं, एच प्लस एच डब्ल्यू बाई टू इंटू कितने पे, एल लेंथ पे, पर यूनिट लेंथ देगा तो वन ले लेना, ठीक है ना। एल यहाँ बताया था ना कि ये पूरा लेंथ मेरा एल है, चलो ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, अपॉन में टू के ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एल अपॉन में टू टाइम्स ऑफ आर, ये आ गया डिस्चार्ज थ्रू इनफिल्ट्रेशन गैलरी, ठीक है ना। तो ऐसे करके एग्जाम में सीधे निकल, या याद कर लो तो याद कर लो, क्योंकि ऑलरेडी इतने फॉर्मुलेज हो चुके हैं, और याद करोगे थोड़ी तो तकलीफ होगी। उसके लिए ये क्या है एच डब्ल्यू, ये क्या है एच, बीच में आर है, आर क्या है, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है इस गैलरी का, ये एल लेंथ की पूरी गैलरी है एल। तो सिंपल क्यू इज इक्वल टू के आई है, ये कैसा फॉर्मूला जो आपको नहीं भूलेगा, इसमें सोचना पड़ सकता है, जो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो, अच्छा एक टॉपिक शायद मिस कर रहा हूं मैं, हाँ ठीक है, एक चीज और है, नोट की चीज है, उसे भी याद रखना, कि मान लो कि कभी कभार ऐसा होता है कि तुम्हारा वेल जो है, ये मेरा सरफेस है, यहां पे हमने वेल बनाया, ठीक, बस ये यहीं तक है। तो यहाँ पे जो वाटर, ये वेल डिस्चार्ज वाटर टेबल यहाँ पे है, ठीक है ना। तो जो डिस्चार्ज लेगा वो, ये इसका शेप, पानी के जाने का शेप कैसे बनेगा, हेमिस्फेरिकल कुछ इस तरीके का बनेगा। इसको हमने वेल को और अंदर पेनिट्रेट नहीं किया है, बस इस लेवल तक किया है। तो यहां से पानी लेगा, रेडियस ऑफ वेल मान लो आर डब्ल्यू है। तब कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए भी बेसिकली तुमको क्या करना है, फॉर्मूला याद नहीं करना है, Q इज इक्वल टू के आई, ये एग्जाम में निकालना है। कैसे लगाना है देखो, Q इज इक्वल टू के आई, क्या होता है मेरा, हेड लॉस अपॉन में लेंथ। जैसे मान लो ये जब ड्रॉ डाउन हुआ तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है ना। ये क्या है मेरा, एच है, ये है एच डब्ल्यू, तो हेड लॉस कितना हो गया, एच माइनस एच डब्ल्यू का हेड लॉस हो गया, कितनी दूरी पे, ये समझो, आर डब्ल्यू की, देखो इस वाले केस में क्या है कि पानी वो कहां से ले रहा है, इतनी ही दूर पे ले पा रहा है। अगर हम और अंदर पेनिट्रेट कर देते तो वो तो अनकन्फाइंड का केस बन जाता, तुम वैसे ही रेडियस आर ले लेते। पर यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस वहां तक का है ही नहीं, ये कहाँ तक का है, बस आर डब्ल्यू तक का है, क्योंकि अब यहाँ से तो पानी नहीं लेगा ना यार, ये तो एक्यूफ्यूज है, एक्यूक्लूड करके कुछ मान लो, कुछ भी है ये। तो ये आर कितना रिस्ट्रिक्ट हो गया, आर डब्ल्यू पे हो गया। तो एच बाई एल, एच एल बाई एल होता है, तो एल कितना हो गया यहाँ पे, आर डब्ल्यू हो गया। अब इसका एरिया कितनी एरिया पानी ले रहा है, तो ये निकालेंगे इस तरीके से, टू पाई आर, ये मल्टीप्लाई बाई आर, ऐसे कर लो, टू पाई आर डब्ल्यू इंटू आर डब्ल्यू, इस आर डब्ल्यू से आर डब्ल्यू कट गया, क्यू इज इक्वल टू टू पाई आर डब्ल्यू के, और एच माइनस एच डब्ल्यू क्या है, ड्रॉ डाउन एस है, एस। तो क्या हो गया, क्यू इज इक्वल टू टू पाई आर डब्ल्यू के इंटू एस, बस। इस चैप्टर में तो हमें इतना ही पढ़ना था, इतना सफिशिएंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, है ना।
क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि अभी हमें बहुत सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। ट्राई करेंगे कि 4 दिन में हो जाए तो बेटर है। और इस चैप्टर के स्पेशली मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि क्वेश्चन सीरीज आप जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन सीरीज इसका पूरा चैप्टर है, थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत कम है इसमें, जनरली थ्योरी पूछता ही नहीं है। वो आपसे क्या पूछेगा, रिकर्परेशन टेस्ट पूछ लेगा, डिस्चार्ज निकाल दो, ये करवा लेगा। बाकी थीम्स या ड्यूपिट्स पूछ लेगा, ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा कि इंटरफेयरिंग ऑफ बेल निकाल दो। और ये गैलरीज के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, स्पेसिफिक इनस्पेसिफिक रिलेशन आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से हर बार ये टच करता ही है। तो इस वाले चैप्टर के लिए मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा क्वेश्चन सीरीज आप जरूर देखें, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। क्योंकि इसमें अगर एक एक चीज डेरिवेशन करके बताऊंगा मैं, तो वो कम से कम बस ये चैप्टर आपसे 3 से 4 घंटा ले जाएगा। अभी फोकस है कि एक क्विक रिवीजन जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए होपफुली बेनिफिशियल होगा ये काफी। तो ठीक है यार, बस आज के लिए इतना ही। बाकी अगले वीडियो में आता हूँ मैं, है ना, जहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर्स को ही डिस्कस करूंगा। 1-1.5 घंटा लगेगा उसको करने में, तो उस पर और क्वेश्चन सीरीज जरूर देखना। अगर आप ये वीडियो देख चुके हो तो मस्ट वॉच है क्वेश्चन सीरीज, उसको टालना मत, क्वेश्चन सीरीज ही अगला जरूर देखना। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।